हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे हो गए है ना। तो हमने सोम का लेक्चर 2 तक कर लिया था, बट थोड़ा हमने उन चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ था। बट आप सबने बोला कि चलो सर लेक्चर 3 भी हमें चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ आप अब इन चीज़ों को मैं कंटिन्यू कर दूँ, रेगुलर बेसिस पे आपको डालता रहूँ। सोम का जो भी आपका जिसका भी छूटा उटा है, जो ऑफलाइन में अभी कर रहे हैं, जो ऑनलाइन में भी कर रहे थे, है ना, तो इन चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक बार पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि जिसने भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है, सबसे पहले वो लेक्चर को जाके देखें, देन आफ्टर ही फिर इस लेक्चर पे आए। क्लियर है? तभी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, है ना। तो स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लेक्चर पहले वो देखें, देन आफ्टर आप अपने थर्ड पे आए। क्लियर है? और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबको चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर जितने भी, अभी बहुत सारी चीजें स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत सारा सरप्राइज आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। क्लियर है? तो वहां से भी आप लोगों को वो सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, हम अपना बढ़ाते हैं सेक्शन। तो हमारा है सोम की कहानी, है ना। तो सोम में हमने स्ट्रेस तक कवर कर लिया था, बट हमने बोला था कि जो हमारा बैंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस है, इसके भी हम स्टडी करने वाले हैं। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस को चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे, है ना। बोला है हमने, आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा सारी बात। तो आज आपको इस सेशन में हमें मूल रूप से करना था, स्ट्रेन की कहानी करनी है हमें, तो स्ट्रेन के बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो स्ट्रेन का जो डेफिनेशन था ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था, बट यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूंगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो अगर देख रहे हैं तो वो भी इन चीजों को कवर कर पाएंगे। तो सपोज कर लीजिए कि ये आपका लेंथ है L0, ठीक है, और यहाँ पे आपका लोड लग रहा है P का। तो आपको पता है कि जैसे लोड लगेगा तो इस बॉडी में हमारा इलोंगेशन आएगा। सही बात है ना, इसमें इलोंगेशन आएगा। और ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं मान लेता हूं LF, और LF लेंथ मतलब फाइनल लेंथ। ये हो गया आपका इनिशियल लेंथ और ये है आपका फाइनल लेंथ। क्लियर है? LF क्या मान लेता हूं, LF को मैं बोल देता हूं फाइनल लेंथ। जो आपका चेंज इन लेंथ हुआ है वो इतना सही पोर्शन हुआ है फिर, है ना। चेंज इन लेंथ कितना होगा हमारा, LF माइनस L0। सही बात है ना, बड़ा माइनस छोटा। तो जो हमारा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन को डिनोट करते हैं सिंबल से, इसको आप अपसाइलन कहते हैं। और चेंज इन लेंथ होता है हमारा LF माइनस L0 बटे L0। क्लियर है? ये कहलाता है हमारा स्ट्रेन का डेफिनेशन। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा L बाय L, है ना। या फिर कोई ऐसे भी लिख सकता है, स्ट्रेन इक्वल टू होता है हमारा DL बाय L, है ना। जैसी मर्जी आप लिख सकते हैं, जैसा आपसे पूछा गया क्वेश्चन आप उसका उस फॉर्म में आप उसे यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बट देखना, जब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ाया था तो वहां पे हमने ये भी बताया था आपको कि स्ट्रेन जो होता है मूल रूप से दो तरह का होता है। एक होता है हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन और एक होता है हमारा ट्रू स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेन रहता है ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है, और ट्रू स्ट्रेन को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो आप उन लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ा के देखते हैं, इन चीजों की कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो आज अपने को मूल रूप से स्ट्रेन करना था उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है ना। तो हेडिंग कीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो जो हमारा स्ट्रेन होता है मूल रूप से वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर नॉर्मल स्ट्रेन और दूसरा होता है आपका शियर स्ट्रेन। पहला नॉर्मल और दूसरा हो गया आपका शियर स्ट्रेन। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन जो होता है ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं हमारे 3 पार्ट में। फर्स्ट वन इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नेक्स्ट वन इज योर लैटरल स्ट्रेन, एंड थर्ड वन इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आपका जो नॉर्मल स्ट्रेन है वो 3 तरह का हो गया, है ना, और एक हो गया शियर स्ट्रेन। तो ओवरऑल जो आपके स्ट्रेन के टाइप्स होते हैं वो आपके 4 तरह के होते हैं। अंडरस्टूड है यहां तक? नेक्स्ट बात है, जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ेंगे
तो एट द सेम टाइम हम डिस्कस करेंगे यंग्स मॉडुलस को। क्लियर है? यंग्स मॉडुलस को किससे डिनोट करते हो आप? इसको डिनोट करते हो ई से। इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। जब लैटरल स्ट्रेन पढ़ेंगे तो एट द सेम टाइम हम स्टडी करेंगे पॉइजन्स रेशियो को, जिसको आप डिनोट करते हैं म्यू से या फिर 1/m से। जब आप पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एट द सेम टाइम हम डिस्कस करेंगे बल्क मॉडुलस को, जिसको आप डिनोट करते हैं के से। और जब पढ़ेंगे हम शियर स्ट्रेन, देन इस टाइम पे हम स्टडी करने वाले हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, जिसको आप शियर मॉडुलस भी कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं सी से भी, एन से भी और जी से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसको डिनोट करते हैं आप जी से। क्लियर हो गया इतना सा? कोई अगर पूछ ले आज के बाद के टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कितने तरह के हैं, तो उसको आई थिंक अब आप जवाब दे पाएंगे कि हमारा स्ट्रेन मूल रूप से दो तरह का होता है। पहला कहलाता है नॉर्मल स्ट्रेन और दूसरा कहलाता है शियर स्ट्रेन। एंड नॉर्मल स्ट्रेन भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट्स में। और जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेन जो 3 पार्ट में है, यहाँ पे जो जिसकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ताकि आपका एक साथ दोनों काम हो पाए। क्लियर है? अगर आप सबको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सबको शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है ना? इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर ही सकता हूं कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, और लाइक भी सबको ही जरूर कर देना जो जो वीडियो देखोगे, ठीक है? क्योंकि आपसे मैं कुछ ले नहीं रहा हूं, तो बदले में बस मैं चाह रहा हूं कि आप लोग बस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप इनको ग्रोथ करवाइए, जहां से मैं बहुत से ज्यादा चीजों को आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं, है ना? आइए आगे बढ़ाते हैं। तो हेडिंग करते हैं। पहला था हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। होता क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, समझिए पहले थोड़ा सा। लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल को मैं एक साथ बता दूंगा, ठीक है ना, ताकि लैटरल में फिर वही चीज कहानी नहीं करना पड़े हमें। तो लॉन्गिट्यूडनल लैटरल एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो बस आप पहले समझना एक बार, है ना? यहाँ पे फोकस करना बस। सपोज कीजिए कि ये आपका एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। क्लियर है? 3 डायमेंशनल बॉडी है। इसका जो लेंथ है सपोज मान लेता हूं L है, इसका जो विड्थ है वो B है, और इसका जो डेप्थ है, हाइट है, वो D है। गेटिंग है यहां तक? अब मान लीजिए इस पे आपने एक लोड लगाया P का, है ना? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहता है वो समझिए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहता है कि अगर आपने जिस डायरेक्शन में लोड लगाया और उसी डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन आ गया, तो मैंने अगर इस डायरेक्शन में लोड लगाया है तो स्ट्रेन इस वाले कंपोनेंट में आएगा। आप बोलेंगे हाँ सर, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में मैंने लोड लगाया उसी डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन आया तो उसी स्ट्रेन को कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर है? डेफिनेशन भी लिख देता हूं। स्ट्रेन इंड्यूस्ड along the direction of applied load, along the direction of applied load। तो अगर मैं बोलूं कि स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल लिखिए आप, तो आप बोलेंगे सर स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा डेल्टा L/L। मानते हैं इस बात को? हाँ सर। लेकिन सर एक बात है, एक दिक्कत है कि अगर आप इस डायरेक्शन में लोड लगाए हैं तो इसमें तो इलोंगेशन आ रहा है, लंबाई बढ़ रहा होगा, बट सर ये जो B है और D है इसमें भी तो घटौती हो रही होगी, कुछ ना कुछ तो कमी हो रहा होगा, विड्थ घट रहा होगा, डेप्थ घट रहा होगा। दैट मीन्स स्ट्रेन तो उसमें भी डेवलप हो रही है, बट वो जो स्ट्रेन होती है वही स्ट्रेन कहलाता है आपका लैटरल स्ट्रेन। इसीलिए मैंने बोला था लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल एक साथ कवर कर लेना। तो लैटरल B में भी होगा, D में भी होगा, तो इसको आप क्या लिखेंगे? डेल्टा B/B, और इसको क्या लिखेंगे आप? डेल्टा D/D। और अपने को पता है कि लेंथ बढ़ेगा तो विड्थ और डेप्थ दोनों घटेगा, दोनों में 36 का आंकड़ा है, तो यहाँ पे साइन भी क्या आएंगे हमारे? नेगेटिव। अंडरस्टूड है सबका यहां तक? पक्का? चलिए अच्छी बात है। एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं।
क्या बोला हमने लॉन्गिट्यूडनल की कहानी में, जिस डायरेक्शन में मैंने लोड लगाया और उसी डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन आ गया तो वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, और जो बचा होगा वो हमारा लैटरल होगा, है ना। तो इसको अभी आप मत लिखना, जब मैं लैटरल स्ट्रेन हेडिंग कराऊंगा तो वहां पे मैं इसको लिख दूंगा, इस फॉर्मूले को। क्लियर है, बस समझाने के लिए मैंने यहां पे अभी लिखा था। क्लियर हो गया सबका यहां तक, पक्का। और यहां से एक बात और क्लियर हो गया आपका कि सर अगर एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा तो हमारे दो लैटरल स्ट्रेन होंगे। ये बात भी क्लियर हो गया ना। लिख देता हूं यहां स्टार मार करके, एवरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एवरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एसोसिएटेड विथ टू lateral strain, every longitudinal strain is associated with strain associated with two lateral strain। समझ में आ गया ना, यानी एक लॉन्गिट्यूडनल होगा तो हमारा दो लैटरल होगा, और अगर तीन लॉन्गिट्यूडनल होगा तो हमारा 6 लैटरल होगा। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है तो टोटल स्ट्रेन कितने होते हैं हमारे, 9। और टोटल स्ट्रेन 9 है तो टोटल स्ट्रेस भी कितने होते हैं, 9। ये तो एसएससी जेई का क्वेश्चन भी है हमारा। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है, प्रूफ हो गया। बढ़ाऊं आगे। बट हमने एक बात बोला था आपसे कि जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ेंगे एट द सेम टाइम हम डिस्कस करेंगे यंग्स मॉडुलस का, है ना। आइए पहले हम जानने की कोशिश करेंगे यंग्स मॉडुलस को, एकदम सिस्टमैटिक चलेंगे, ठीक है ना। आप लोग एकदम बस देखते जाओ वीडियो को। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हमारा यंग्स मॉडुलस है, इसका जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम भी यहाँ पे अभी लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको आप ई से डिनोट करते हो। क्लियर है ना। होता क्या है ये देखते हैं। आप सबने पढ़ा होगा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है हमारा, ये होता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का। स्ट्रेस हो गया सिग्मा, स्ट्रेन हो गया एप्सिलॉन, प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वलिटी में लेंगे तो यहीं पे आएगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और यंग्स मॉडुलस यानी ई इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। गेटिंग माई पॉइंट। कोई पूछेगा यंग्स मॉडुलस क्या होता है तो वो भी अब आप आई थिंक बता पाएंगे, जो कि देखना आई थिंक फर्स्ट लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया होगा इसके बारे में। और यंग्स मॉडुलस कितना होगा माइल्ड स्टील का, मटेरियल के बारे में भी जिक्र करेंगे जब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे। जब हम आएंगे तो वहां पे भी और भी बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, जहां पे हम वैल्यू जान पाएंगे कि यंग्स मॉडुलस की कितनी होती है। क्लियर है। जब उसका बारी आएगा मैं खुद ब खुद कराऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस हाथ पैर बंद करके बस आप देखते जाइए लेक्चर्स को। अंडरस्टूड है सबका ना। आइए नेक्स्ट वन इज योर लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन लिखने की जरूरत नहीं होगी, होनी चाहिए अब, बट मैं फिर भी लिखूंगा एक बार। क्या बोला था लॉन्गिट्यूडनल में, लॉन्गिट्यूडनल में बोला था कि जिस डायरेक्शन में आपने लोड लगाया था उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन आ जाए तो वो लॉन्गिट्यूडनल था, है ना, अलोंग द लोडिंग डायरेक्शन। तो लैटरल किसको बोलेंगे, अक्रॉस द लोडिंग डायरेक्शन। दिख रहा है ना, लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन स्ट्रेन इसमें और इसमें डेवलप हो रही है, यानी अक्रॉस द लोडिंग डायरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम लैटरल बोलते हैं। क्लियर है, जो कि ऑलरेडी हमने समझा दिया। लिख लीजिए इसमें, strain induced across the direction of applied load, across the direction of applied load, यानी जिस डायरेक्शन में आपने लोड लगाया उसके अक्रॉस में अगर आपका स्ट्रेन डेवलप हो रहा है तो उसी स्ट्रेन को कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो यहां पे अब आप लिख दो उन चीजों को जिसको बोला था आपको अभी मत लिखना। तो लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा हमारा माइनस डेल्टा बी बाई बी माइनस डेल्टा डी बाई डी। होप सो कि अब सबको समझ में आ गया होगा। अंडरस्टूड है यहां तक ना सबका। चलिए फिर वही बात बोल देता हूं, लाइक आप लोग जरूर करते रहना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। बढ़ाएं आगे।
आइए, तो हमने लैटरल स्ट्रेन जान लिया, लेकिन हमने बोला था कि सर जब हम लैटरल स्ट्रेन पढ़ेंगे ना तो हैंड टू हैंड साथ साथ हम इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो कौन सा प्रॉपर्टीज था हमारा इसके बाद? पॉइजन्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको डिनोट करते हो आप म्यू से, लिख लीजिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइजन्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बोलेंगे सर पॉइजन रेशियो की जरूरत क्यों हुई हमें? इसलिए जरूरत हुई क्योंकि देखिए आपको अभी हमने 3 डायमेंशनल बॉडी दिखाया था ना, तो उसमें कि हमारा एल भी था, है ना, उसमें हमारा एल भी था, बी भी था, डी भी था, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपके पेपर में जहां से बी और डी गिवन हो। अब बी और डी अगर गिवन नहीं होगा तो ये जो फॉर्मूला अभी लिखा था लैटरल का आपने, डेल्टा बी बाई बी डेल्टा डी बाई डी, ये तो आप यूज ही नहीं कर पाएंगे फिर, है ना। आप सिर्फ लेंथ वाले से आप कौन सा स्ट्रेन निकाल पाएंगे? आप बोलेंगे सर मैं यहां से सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल पाऊंगा। क्लियर है ना? तो बिना बी और डी का लॉन्गिट्यूडनल लैटरल स्ट्रेन निकालने का एक जरिया है हमारा पॉइजन्स रेशियो। अंडरस्टूड है सबका ना? आइए देखते हैं है क्या। पॉइजन्स रेशियो होता है हमारा लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और दोनों में तो 36 का आंकड़ा था, है ना, लंबाई बढ़ रही थी तो विड्थ और डेप्थ घट रहा था, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा हमारा? नेगेटिव। लेकिन जो मटेरियल्स होती है उसकी वैल्यू नेगेटिव पॉइजन रेशियो नहीं हो सकती माइनस में, दैट्स वाई इसको हम रखते हैं किसमें? मॉड में। अंडरस्टूड हो गया? तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए लैटरल स्ट्रेन कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू होगी माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर है सबका? चलिए, तो हमने क्या बोला था अभी आपको कि आपके पास लेंथ अवेलेबल है, लेंथ अवेलेबल है यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अवेलेबल है, तो आप यहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पुट कर दीजिए और जस्ट मल्टीप्लाई विथ माइनस म्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैटरल स्ट्रेन। अब समझ में आया ना, लैटरल स्ट्रेन बिना बी का बिना डी का मैं कैसे निकालूंगा, है ना, विदाउट बी एंड विदाउट डी यू कैन फाइंड द लैटरल स्ट्रेन बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, है ना, because you have longitudinal strain and just multiply with mu, you will get the value of lateral strain. Getting my point? Okay. Now just remember the value of Poisson's ratio, value of mu. This thing will asked in any exam, है ना, that's why just remember the value of Poisson's ratio. Getting? Now I am writing the value of Poisson's ratio mu. Mu equal to 0 for cork. म्यू वैल्यू हमारा कितना होता है कॉर्क के लिए? 0। म्यू वैल्यू इज 0.5 फॉर रबड़। गेटिंग? म्यू वैल्यू वेरीज फ्रॉम -1 to 0.5 theoretically, not practically। गेटिंग? याद रखना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, theoretically। एंड म्यू वैल्यू फ्रॉम 0 to 0.5 प्रैक्टिकली। तो अगर सपोज करो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, तो अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक होगा तब तो आप बहुत आसानी से टिक मार लेंगे। लेकिन अगर बाय चांस कभी ना ऐसा आ जाए ऑप्शन में कि दोनों रह जाए, तो आप प्रैक्टिकली को टिक करना 0 to 0.5। अंडरस्टूड है यहां तक सबका ना? पक्का समझ में आया क्यों पढ़ाया हमने? गुड। अभी प्रूव करके भी दिखाऊंगा ये थियोरेटिकली जो वैल्यू है हमारा -1 से 0.5, ये वैल्यू कैसे आता है अभी मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा इन चीजों को, जस्ट वेट एंड वॉच। बट अगर ऑप्शन में अगर आ जाए तो दोनों रहे तो आप ध्यान रखना कि इसको मुझे टिक करना है, ठीक है ना। एक बात और,
म्यू की वैल्यू 0.22 0.34 होता है हमारा ऑल इंजीनियरिंग मटेरियल। जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल देख रहे हैं सबका पॉइजन रेशियो इसके बीच में रहेगा। जैसे आपके पेपर में पूछा है कि पॉइजन रेशियो बताइए माइल्ड स्टील का क्या है, तो माइल्ड स्टील का आप सबने रिमेंबर भी किया होगा, पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है 0.33। वैल्यू आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइजन रेशियो अगर कोई भी वैल्यू अगर एग्जाम में पूछेगा तो उसका आप आंसर बहुत आसानी से अब दे पाएंगे। क्लियर है ना? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाला वैल्यू -1 to 0.5 कैसे आता है। और जब इसको जानने जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग करना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पेपर में पूछेंगे। तो जितना भी सोम में पढ़ाया है अभी तक उनमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट है ना। अब आप बोलेंगे इलास्टिक कांस्टेंट क्या है, बट आप बोल नहीं सकते क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया था फर्स्ट क्लास में, बट एक बार पुनः लिख रहा हूं। ई कहलाता है हमारा यंग्स मॉडुलस, के कहलाता है आपका बल्क मॉडुलस, म्यू कहलाता है आपका पॉइजन रेशियो एंड जी इज योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। है ना। तो ये हमारे 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, इनके बीच का रिलेशन आपको जानना था। तो आइए थोड़ा 1 बाय 1 जानते हैं। फर्स्ट रिलेशन E इक्वल टू 3K इंटू 1 - 2 म्यू। ये किसके किसके बीच में रिलेशन हो गया? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। एसएससी जेई का पेपर आप देखना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा जिसमें 2 प्रॉपर्टीज दे देंगे और थर्ड प्रॉपर्टीज कहेगा आपको निकालने के लिए। क्लियर है? वैसे ही सेकेंड रिलेशन इज व्हाट? इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। किसके किसके बीच में रिलेशन है? यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो। एंड थर्ड रिलेशन विच इज डायरेक्टली आस्क्ड इन एसएससी जेई पेपर, इक्वल टू 9 kg अपॉन 3K प्लस G। किसके किसके बीच में रिलेशन है ये? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। ये वाला रिलेशन सारा तो प्रूफ नहीं करूंगा, ये रिलेशन बट मैं प्रूफ जरूर करूंगा, ठीक है ना। एक दिखा दूंगा, दूसरा खुद ब खुद अंडरस्टूड हो जाएगा आपको कि दूसरा और तीसरा आ कहां से रहा होगा, है ना। तो फालतू का टाइम पास नहीं करेंगे हम, लेकिन एक जरूर प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा इसी सेशन में या फिर अगले सेशन में। अंडरस्टूड है? यहां तक बढ़ाऊं आगे? चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कि हमारा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू -1 to 0.5 कैसे होता है, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू लाइस कैसे करता है, आइए देखते हैं इसको। उठाइए पहले सेकेंड रिलेशन को आप। सेकेंड रिलेशन इज व्हाट? इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। नाउ कैन आई राइट 1 प्लस म्यू इक्वल टू E अपॉन 2G। Getting? Now can I write mu equal to E upon 2G and take 1 here, that means you can write -1. Getting? Now look here, देखो इधर थोड़ा ध्यान से। E is what? तो आप बोलेंगे सर ये है हमारा यंग्स मॉडुलस। G is what? G है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सपोज कीजिए हमारे हाथ में जो मार्कर है ये किसी न किसी एक मटेरियल से बना है, तो इस मटेरियल का कुछ ना कुछ तो यंग्स मॉडुलस होगा, इस मटेरियल का कुछ ना कुछ तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली बोलूं तो थ्योरेटिकली आप हद तक इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी इसकी वैल्यू कहां तक गिरा सकते हैं आप? जबरदस्ती आप 0 तक लेके आ सकते हैं, जबकि हमें पता है कि प्रैक्टिकली तो संभव ही नहीं है। जबकि यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कुछ ना कुछ तो होगा ना, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन थ्योरेटिकली अगर मुझे लेना है, एज्यूम करना है, तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू 0 है। दैट मींस इसकी वैल्यू हद तक कहां गिर सकती है हमारी? 0 तक। तो इन दैट कंडीशन म्यू का वैल्यू जो रहेगा हमारा वो कम से कम कितना रह सकता है हमारा?
तो आप बोलेंगे म्यू की वैल्यू होगी -1। बोला था ना म्यू की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से 0.5। तो एक समझ में आ गया ना, और थ्योरेटिकली क्यों है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि प्रैक्टिकली ई और जी का वैल्यू हमारा 0 कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है? आइए एक और रिलेशन लिखा था अभी, इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2 म्यू लिखा था ना। क्या मैं इससे ऐसे लिख सकता हूं 1 - 2 म्यू इक्वल टू ई अपॉन 3k? बोलेंगे हाँ सर। 1 रहने दीजिए और इसको लेके इधर आ जाइए, तो हो जाएगा -e/3k इक्वल टू 2 म्यू, और 2 को भी अगर मैं इधर ले आऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हाफ e/3 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6k इक्वल टू म्यू। यहां पे भी वही सेम सीन है, इसकी वैल्यू हद तक कहां जा सकती है, तो आप बोलेंगे 0 और 1/2 यानी 0.5, तो म्यू का वैल्यू हमारा हद तक कहां तक जा सकता है, वो आप बोलेंगे वो जाएगा हमारा 0.5 तक। अंडरस्टूड है यहां तक सबका? एंड आई थिंक अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू थ्योरेटिकली हमारा वेरी करता है -1 से म्यू तक, जबकि अगर ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये वैल्यू हद तक आपका रहेगा, गिर सकता है कहां तक, 0 तक। इसीलिए हमने याद कीजिए अभी बोला था कि जब हम प्रैक्टिकली कंसिडर करेंगे तो पॉइजन रेशियो को हमने मॉड में पुट किया हुआ था। आई थिंक होप सो सबको यहां तक समझ में आ गई होगी। बढ़े आगे, चलिए एक टेबल बनाता हूं, है ना, जिसको आप सबको जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये टेबल, ठीक है ना। तो इस टेबल को बहुत बारीकी से उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख के करोगे, ठीक है। क्या है ये टेबल, अभी खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है ना। इसको आप जस्ट लीव नहीं कर सकते, इसको बिना इसके ना आगे जो पढ़ाऊंगा ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, और जो प्रूफ करने वाला हो ना वो प्रूफ भी नहीं कर पाओगे आप। इसको ध्यान से रखना। यहाँ लिख रहा हूं स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तब जब यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेस हमारा वाई डायरेक्शन, एंड दिस इज द स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन, है ना। अब सुनना थोड़ा सा, अभी जो बोलने वाला हूं मैं, अगर आपसे ये पूछूं आप बताइए स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा जब स्ट्रेस लगेगा एक्स डायरेक्शन में, तो अब आप बोलेंगे सर एक्स डायरेक्शन में ही लोड लगा रहे हैं और एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन पूछ रहे हैं, दैट मींस दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मानते हो इस बात को? हाँ सर। कैसे निकालेंगे? हुक्स लॉ से। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी से इक्वालिटी में लेंगे तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो अगर आप स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो स्ट्रेन भी एक्स डायरेक्शन में आएगा, दैट मींस स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई। गेटिंग माई पॉइंट? दैट मींस पुट हियर सिग्मा एक्स अपॉन ई। गेटिंग? एंड दिस स्ट्रेन इज नथिंग बट योर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर है यहां तक? और अभी हमने जस्ट बोला था कि एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा तो दो लैटरल स्ट्रेन होगा, बोला था ना। एवरी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विथ टू लैटरल स्ट्रेन। एवरी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विथ टू लैटरल स्ट्रेन, लिखा था ना, टू लैटरल स्ट्रेन। गेटिंग? हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैटरल स्ट्रेन? लैटरल स्ट्रेन के लिए हमें जस्ट मल्टीप्लाई विथ माइनस म्यू in longitudinal strain. In longitudinal strain, that means if you have longitudinal strain value is how much? Sigma x by e. अगर मेरे पास सिग्मा x by e है तो अगर मुझे लैटरल बनाना है तो जस्ट माइनस म्यू सिग्मा x by e, माइनस म्यू सिग्मा x by e। तो एक लॉन्गिट्यूडनल हो गया तो ये दो लैटरल हो गए हमारे। गुड।
उसी तरह से अगर स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में निकालना है, जब स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में हो तो ये वाला हो जाएगा सिग्मा वाई बाय ई, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, तो ये और ये हो जाएंगे लेटरल, जस्ट मल्टीप्लाई विथ माइनस म्यू सिग्मा वाई बाय ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाय ई। गेटिंग? अगर स्ट्रेन जेड डायरेक्शन में चाहिए तो स्ट्रेस जेड डायरेक्शन में दे रखा है, देन दिस थिंग विल बी सिग्मा जेड बाय ई, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा जेड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाय ई। गेटिंग? होप सो कि ये डायग्राम टेबल सबको समझ में आया होगा, और ये जब हम प्रेशर वेसल भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए मुझे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, आप बोलेंगे सर जस्ट ऐड देम, है ना, इसको सर ऐड कर दीजिए तो स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन निकल जाएगा। लिखते हैं इसको, सिग्मा एक्स बाय ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाय ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाय ई। नाउ राइट द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई, माइनस म्यू इसको आप कॉमन कर लीजिए, यहां बचेगा सिग्मा वाई बाय ई प्लस सिग्मा जेड बाय ई। नाउ सिग्मा अपसाइलन एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय ई माइनस म्यू, ई को आप कॉमन एलसीएम लेंगे तो ई हो जाएगा, यहां पे बचेगा सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ये निकल गया आपका स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर है? बट एक बात फिर से मैं बोलना चाहूंगा, आपको अगर ये टेबल नहीं भी आता है आप फिर भी स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन लिख पाएंगे। बोलेंगे कैसे? देखिए इधर, जब स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में लिखना हो तो आप सिग्मा एक्स बाय ई लिख लो। क्लियर है? माइनस म्यू, अगर एक्स हो गया तो कौन बचा होगा, वाई और जेड, तो यहां वाई और जेड रख दीजिए। सिमिलरली अगर मुझे वाई डायरेक्शन का चाहिए ना, अब मैं इनको ऐड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। वाई का चाहिए तो मैं लिखूंगा सिग्मा वाई बाय ई माइनस म्यू, अगर वाई हो गया तो कौन कौन बचा होगा मेरे पास, मेरे पास बचा होगा सिग्मा जेड प्लस सिग्मा एक्स बाय ई। गेटिंग? अब अगर मेरे से कहता अपसाइलन जेड बताइए, तो मैं इनको ऐड नहीं करूंगा, मैं इसको सिमिलर कंडीशन से लिख दूंगा, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू सिग्मा जेड बाय ई माइनस म्यू, जेड हो गया तो कौन कौन बचा होगा मेरे पास, एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई अपॉन ई। होप सो कि सबको समझ में आ गया होगा जहां तक अभी तक हमने करवाया है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो आज हमने डिस्कस कर लिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो की वैल्यू। इन्हीं चीज को मैं नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ाऊंगा, जब हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और बल्क मॉडुलस का, तो वहां पे बहुत अच्छे से मैं यूज करने वाला हूं इन्हीं सारी चीजों का, इन्हीं टेबल का, अपसाइलन एक्स, अपसाइलन वाई और अपसाइलन जेड का। क्लियर है? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तीनों वीडियो बहुत अच्छे से करके अपना नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसको शेयर जरूर कर दें, नहीं तो पाप लिखेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? थैंक यू सो मच।